सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सांजार और इसके खुसूसी सिपाही रानी खातून, जो कि अरसलान ताश की माँ हैं, इनकी तलाश के लिए रवाना हो जाते हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत किनेक कबीले से होती है, जहाँ सब ही लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। और इसी दौरान अमीर ताजुल मुल्क किनेक कबीले में दाखिल होता है और दर्जनों सल्जूक सिपाही इसके साथ मौजूद होते हैं। अमीर ताजुल मुल्क फौरन अपने घोड़े से उतरकर बाशोलो खातून के हैमे के सामने आता है और चिल्लाता हुआ कहता है, क्या कोई इस सांजार नामी गद्दार के मकाम के बारे में जानता है? इतने में दोस्तों बाशोलो खातून अपने हैमे से बाहर आती हैं, जबकि अमीर ताजुल मुल्क इस मर्तबा ज्यादा तहश में होता है, क्योंकि इस मर्तबा इसके पास सुल्तान का फरमान भी मौजूद होता है। जबकि बाशोलो खातून कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को गद्दार कहने की? अमीर ताजुल मुल्क कहता है, तुम्हारे बेटे ने निजामुल मुल्क पर वार करने वाले इस गद्दार अरसलान ताश को अगवा कर लिया है और इसने सुल्तान मुअज्जम के हुक्म की नाफरमानी की है। बाशोलो खातून कहती हैं, अगर मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी किया है तो मैं जानती हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक किया होगा। वो ऐसा इंसान नहीं है जो सुल्तान के अहकामात की नाफरमानी करेगा। अब अपने सिपाहियों को बोलो यहाँ से चले जाओ, सांजार यहाँ नहीं है। अमीर ताजुल मुल्क फिर कहता है, सुल्तान मलिक शाह ने मुझे सांजार के करीबी रिश्तेदारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। मैं तुम्हारे हाथ बांध कर महल में लेकर जाऊंगा। फिर दोस्तों ताजुल मुल्क अपने सिपाहियों से कहता है, गिरफ्तार कर लो इन्हें। सल्जूक मुहाफिज अमीर ताजुल मुल्क के हुक्म पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन किनेक सिपाही इनका रास्ता रोक लेते हैं और अपनी तलवारें आगे कर लेते हैं। ये देखकर अमीर ताजुल मुल्क पीछे मुड़ता है और कहता है, तो तुम भी सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी कर रही हो। अमीर ताजुल मुल्क अपने सिपाहियों को नया हुक्म जारी करता है और कहता है, इन सिपाहियों की तलवारें ले लो। अगर कोई भी मजाहमत करता है तो इस पर कोई रहम ना करो। फिर दोस्तों दोनों अतराफ से तलवारें म्यान से बाहर निकल आती हैं, लेकिन इससे पहले कि खून खराबा हो, कोरकोत सरदार भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ऊंची सदा लगाते हैं, रुको। कोरकोत उस्ताद फिर अमीर ताजुल मुल्क के पास आते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं, अपनी तलवारें हवाले कर दो। जाहिर है कि अमीर ताजुल मुल्क खून में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। किनेक सिपाही फिर अपने सरदार के हुक्म पर अपनी तलवारें सल्जूक फौजियों को थमा देते हैं, जबकि फिर बाशोलो खातून आगे आती हैं और कहती हैं, सुल्तान मलिक शाह तुम्हें कभी भी एक औरत के हाथ बांध कर लेकर आने का हुक्म नहीं दे सकते। तुम ये जरूर हमारे खिलाफ अपनी दुश्मनी की वजह से कर रहे हो ताजुल मुल्क। दोस्तों अमीर ताजुल मुल्क मुस्कुराता है और कहता है, तुम ये सब कुछ सुल्तान से जाकर खुद कह सकती हो। सिपाहियों अब इसे गिरफ्तार कर लो। दोस्तों सल्जूक फौजी बाशोलो खातून की बाजू को पकड़ते हैं ताकि इसे रस्सियों से बांध सकें, लेकिन बाशोलो खातून अपना हाथ झटकती हैं। ये देखकर कोरकोत सरदार भी शदीद परेशान हो जाते हैं, जबकि बाशोलो खातून फिर कहती हैं, मुझे हाजी के अलावा और कोई भी इस कबीले से नहीं लेकर जा सकता और मैं इनके बगैर सुल्तान मलिक शाह के महल में कभी नहीं जाऊंगी और मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कोरकोत सरदार बाशोलो खातून की ये हिम्मत देखकर मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन अमीर ताजुल मुल्क पीछे मुड़ता है और गरूर के साथ कहता है, हाजी अपने बिस्तरे मर्ग पर हैं, क्या तुम मुझे नहीं मानती? दोस्तों बाशोलो खातून हाजी के मुतल्लिक सुनकर चौंक जाती हैं और कहती हैं, मैं तुम जैसे जालिम को मर्द तक नहीं समझती, अब यहाँ से दफा हो जाओ। दोस्तों अमीर ताजुल मुल्क अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर मजीद गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने अपनी हद पार कर दी है औरत। दोस्तों ताजुल मुल्क फिर अपना हाथ उठाकर बाशोलो खातून को एक थप्पड़ दे मारता है और दोस्तों बाशोलो खातून नीचे गिर जाती हैं, जबकि कोरकोत सरदार फौरन अपनी तलवार निकालकर रियासत के अमीर की गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं, तुमने अपनी हद पार कर दी है ताजुल मुल्क। लेकिन दोस्तों इतने में सल्जूक फौजी भी कोरकोत
कोरकोत उस्ताद की गर्दन पर तलवारें रख देते हैं, जबकि कोरकोत सरदार का बेटा तोगान सल्जूक फौजियों को रोकने की कोशिश करता है और इन्हें मारता हुआ कहता है, अपनी तलवारें मेरे बाबा से दूर करो। लेकिन दोस्तों सल्जूक फौजी तोगान को भी काबू कर लेते हैं और इसकी गर्दन पर तलवारें रख देते हैं। फिर दोस्तों बाशोलो खातून उठती हैं, लेकिन वो शदीद परेशान होती हैं, जबकि कोरकोत सरदार कहते हैं, ये जानते हुए भी कि जो तलवार मेरी गर्दन पर है वो मेरा सर उतार देगी, लेकिन ताजुल मुल्क मैं तुम्हें यहीं पर ही काट डालूंगा। फिर दोस्तों ताजुल मुल्क अपनी गर्दन उठाता है और कहता है, क्या आप नहीं जानते कि अगर किसी कबीले का सरदार एक रियासत के अमीर का खून बहाता है तो फिर इस कबीले के साथ क्या होता है? कोरकोत साहब, फिर इस पूरे कबीले का खून बहाया जाता है। दोस्तों इस सूरत हाल पर सब ही बड़े परेशान होते हैं, जबकि कोरकोत उस्ताद कहते हैं, ऐसा ही है, मैं जानता हूँ, लेकिन सिर्फ मासूम लोगों का खून बचाने के लिए मैं इस तलवार को नीचे कर रहा हूँ, लेकिन ये जान लो कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। फिर दोस्तों कोरकोत उस्ताद अपनी तलवार नीचे करके सामने कर देते हैं और फिर अमीर ताजुल मुल्क गुस्से में अपने सिपाहियों से कहता है, सांजार की अम्मी और कोरकोत साहब को गिरफ्तार कर लो, हम इन्हें बांध कर महल में लेकर जाएंगे। कोरकोत उस्ताद ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं, जबकि बाशोलो खातून की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। फिर अमीर ताजुल मुल्क यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि सल्जूक फौजी बाशोलो खातून के हाथ और कोरकोत उस्ताद के हाथ रस्सियों से बांधना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर तोगान बड़ा ही परेशान होता है, जबकि फिर सल्जूक फौजियों के हिसार में सिपाही दोनों कैदियों को लेकर कबीले से रवाना हो जाते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब कोवल किला दिखाया जाता है, जहां कमांडर आंद्रेयास अपने शहनशाह को एक खत लिखवा रहा होता है और कमांडर जैनून ये खत लिख रहा होता है। दोस्तों कमांडर आंद्रेयास खत लिखवाते हुए कहता है, मलिक शाह हथियारों के बगैर अपनी फौज को कहीं भी नहीं भेज सकता। अब सल्जूक सरजमीनों में एक जबरदस्त इंतशार फैल रहा है, खुदा की मदद से इस इंतशार को हमने भड़का दिया है। जैनून ये सब लिखता जाता है, जबकि आंद्रेयास मजीद कहता है, और जल्द ही सल्जूक सरजमीन आपके ताकतवर हाथों में होंगी। दोस्तों इस दौरान फौरन कमरे का दरवाजा खुलता है और बहराम दाई आंद्रेयास के पास आता है। बहराम को देखकर आंद्रेयास फिर मुस्कुराता है और कहता है, एक आंख वाली मखलूक किले में आई है, देखो तो जरा। लेकिन दोस्तों बहराम बड़ा ही परेशान होता है, जबकि कमांडर आंद्रेयास कहता है, तुम वो आदमी हो जिसने मेरी किस्मत बदल दी है, उम्मीद है कि तुम अच्छी खबर लेकर आए होगे। लेकिन दोस्तों बहराम सर हिलाता है और कहता है, मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। कमांडर आंद्रेयास, रियासत के अंदर हमारे आदमियों ने अहम मालूमात भेजी है। मलिक शाह को मालूम हो गया है कि धमाका हेज मवाद वाले मामले में तुम मुलव्वस हो। दोस्तों जैनून और कमांडर आंद्रेयास ये सुनकर चौंक जाते हैं, जबकि कमांडर आंद्रेयास कहता है, वो कैसे? बहराम कहता है, मैं नहीं जानता, हमने तो सुना था कि तुम्हारा एक आदमी पकड़ा गया है। अब मलिक शाह ने कुस्तुनतुनिया एक खत भेजा है, अगर शहनशाह ने तुम्हें सजा ना दी तो वो खुद यहाँ पर आएगा और तुम्हारा सर उतार देगा। दोस्तों आंद्रेयास के रोंगटे ये सुनकर खड़े हो जाते हैं, जबकि फिर आंद्रेयास फौरन जैनून से अपना लिखा हुआ खत लेता है और इसे जाया कर देता है। जबकि फिर बहराम कहता है, हमने दुश्मन की कार्रवाई करने से पहले तुम्हें आगाह कर दिया है, अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अपने हाथों में है। दोस्तों बहराम ये कहकर फौरन यहाँ से चला जाता है, जबकि कमांडर आंद्रेयास फिर चिल्लाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि शहनशाह मलिक शाह से कभी लड़ाई नहीं करेगा, जिस वजह से वो मेरा सर उतार सकता है, लेकिन मैं यहाँ बैठे हुए अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता। हम मलिक शाह को मार देंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम किसी और तरह इस परेशानी से निजात नहीं पा सकते हैं। फिर जैनून कहता है, लेकिन कमांडर आंद्रेयास ये नामुमकिन है। आंद्रेयास ये सुनकर मुड़ता है और जैनून के पास आकर कहता है, नामुमकिन? क्या हमारी तलवारें
मलिक शाह का गोश्त नहीं काट सकती। अब फौरन इस्फहान में हमारे जासूसों की तरफ खबर भेजो। जैसे ही मलिक शाह महल से निकलता है तो वो इसका पीछा करेंगे और हमें आगाह करेंगे। अब जाओ। दोस्तों ज़ैनून फौरन कमांडर के हुक्म पर यहाँ से चला जाता है, जबकि अंद्रयास अपने तख्त पर आकर तलवार उठाता है और बैठ जाता है। अंद्रयास साथ में कहता जाता है, मलिक शाह के मरने के बाद सल्जूक एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और शहनशाह इसको मारने की वजह से मुझे मुआफ कर देंगे। वो जरूर मुझे मुआफ करेंगे। अंद्रयास अपनी तलवार फिर जोर से जमीन पर मारता है और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।